नमस्कार। संस्कृति यात्रा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। पुरातन संस्कृति के प्रतीक हमारे कई ऐतिहासिक शहर हजारों वर्ष पश्चात आज भी इतिहास और विकास में सामंजस्य बनाए हुए मौजूद हैं। काशी, दिल्ली, मदुरै, उज्जैन, नासिक, सूरत, पटना जैसे प्राचीन शहर अपने अपने स्तर पर विशिष्ट और श्रेष्ठ रहे हैं। प्राचीन काल में ये शहर धर्म, दर्शन, शिक्षा, व्यापार, हस्तशिल्प, स्थापत्य कला के केंद्र रहे हैं। प्रकृति के थपेड़ों और आक्रांताओं के आतंक को झेलते हुए आज तक जीवित इन शहरों ने समय की धारा के साथ ये विकसित होते हुए भी अपने ऐतिहासिक महत्व को इन्होंने बनाए रखा। भारत के इन प्राचीन और जीवंत शहरों का इतिहास हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग है। ऐसे ही पुरातन शहरों की संस्कृति यात्रा का आरंभ करते हैं साप्ताहिकी के साथ। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 3 दिवसीय सोमनाथ महोत्सव का शुभारंभ किया। सोमनाथ मंदिर परिसर में संपन्न हुए इस महोत्सव की पहली शाम श्रद्धा, संगीत और कला के अद्भुत संगम का साक्षी बनी। पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह ने नाट्य कथा हर हर महादेव के माध्यम से भगवान शिव की पावन कथाओं को जीवंत कर दिया। वहीं सूर्य गायत्री ने अपने गायन से माहौल में दिव्य ऊर्जा का संचार किया। विदुषी रामा वैद्यनाथन ने आध्यात्मिकता से ओतप्रोत नृत्य निमग्न का प्रदर्शन किया। पहले दिन का समापन प्रसिद्ध ताल वादक यानी पर्कशनिस्ट डॉक्टर शिवमणि, बांसुरी वादक पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार और म्यूजिक कंपोजर श्री अतुल रणिंगा सहित अन्य प्रख्यात कलाकारों की मंत्र मुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों के साथ हुआ। संगीत, नृत्य और भक्ति का ये अद्भुत संगम श्रद्धालुओं के लिए कभी न भूलने वाला अनुभव रहा। आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत सोमनाथ महोत्सव में श्रद्धा, संस्कृति और कला की त्रिवेणी के दर्शन हुए। सोमनाथ महोत्सव के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय और गुजरात पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सोमनाथ मंदिर, तीर्थ और परंपरा विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास, तीर्थ परंपरा और शिव तत्व पर विद्वानों ने सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए। पीपीटी प्रेजेंटेशन और व्याख्यानों के माध्यम से विषय को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा गया। समापन सत्र में सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति, कुल सचिव प्रोफेसर ललित कुमार पटेल, आईजीएनसी के डीन अकादमिक प्रोफेसर प्रतापानंद झा और वडोदरा क्षेत्र के केंद्र की निदेशिका अरूपा लाहिरी सहित अनेक विद्वान उपस्थित रहे। इस भव्य आयोजन में विद्वानों और शोधार्थियों ने गहरी रुचि दिखाई और आईजीएनसी के इस प्रयास की खूब सराहना की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कला दर्शन विभाग ने हंसराज कॉलेज के सहयोग से एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। व्याख्यान का विषय था वननेस विद नेचर, वैदिक वे ऑफ लाइफ, यानी प्रकृति के साथ एकत्व, वैदिक जीवन पद्धति। वक्ता थी पद्मश्री प्रतिभा प्रहलाद। इस ज्ञानवर्धक चर्चा में प्रतिभा प्रहलाद ने वर्तमान समय में वैदिक ज्ञान और प्रकृति के साथ संतुलन की महत्वता पर प्रकाश डाला। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चंद्रतारादि तं नमः सात्विकं शिवम। Shiva in his sattvic pose, like I said, the dormant pose. What is he? Angikam bhuvanam yasya. His body is the universe because he is formless. He is infinite. He is the creator. His body is the universe. Yasya vachikam sarva vangmayam. His speech comprises all the sounds of the universe. Every single sound that emanates from the universe comes from Shiva's Damaru. So, Aharyam Chandrataradi. What is he wearing? He's wearing Chandra and the stars. Chandrataradi. Those are his adornments. Aharyam Chandrataradi. Tam Namaha Satvikam Shivam. कार्यक्रम में कला दर्शन विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर ऋचा कंबोज, हंसराज कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रमा की भी गरिमामय उपस्थिति रही। साथ ही कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों ने भी
पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शानदार पेंटिंग प्रदर्शनी शक्ति का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में महिला चित्रकारों की रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से नारी सशक्तिकरण के विविध रंग देखने को मिले। साथ ही इस अवसर पर आयोजित काव्य पाठ और संवाद सत्र ने कला और शब्दों का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। प्रदर्शित कलाकृतियां नारी शक्ति, संघर्ष और संवेदनाओं को जीवंत रूप में दिखाती हैं। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं शिक्षाविद, कहानीकार और संस्कृति विशेषज्ञ श्रीमती मालविका जोशी। इस अवसर पर आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और विभागाध्यक्षों सहित कई गणमान्य अतिथि और आम जन भी उपस्थित रहे। आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु और जैन विश्वविद्यालय के शांतामणि कला केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक जीवंत कला प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी में 150 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न कलात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से नारी शक्ति और उनके योगदान को उजागर किया। साप्ताहिकी से आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव विशेष की तरफ, जहां हम आपको लेकर चलेंगे भारत के ऐतिहासिक शहरों में श्रेष्ठ शहर काशी, जिसे बनारस और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। मोक्ष की नगरी काशी को धर्म, दर्शन, साहित्य, शिक्षा, शास्त्रीय नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और सामाजिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही काशी कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए भी जानी जाती है। आज उन अद्वितीय व्यक्तित्वों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने कृत्यों से न केवल काशी के महत्व को बढ़ाया, बल्कि भारत समेत पूरे विश्व में अपने योगदान से एक अमिट छाप छोड़ी। इन लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत और अद्भुत सोच से इस शहर को विशेष बनाया है। काशी की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करने वाली इन हस्तियों के काशी से रिश्ते और उनकी उपलब्धियों के विषय में जानते हैं और देखते हैं काशी की हस्तियां के कुछ अंश। बनारस में पैदा, पली, पढ़ी, बढ़ी और जुड़ी हस्तियों, विभूतियों की एक लंबी सूची है। मिथक और पुराणों की बात करें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का ही संबंध काशी से है। धर्म की कहें तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ से लेकर गौतम बुद्ध और आदि शंकराचार्य जैसे लोग काशी जनपद से जुड़े रहे हैं। और इतिहास की बात करें तो सम्राट अशोक, कुषाण, हर्षवर्धन से लेकर मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोधी, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, फ्रांसिस हेस्टिंग्स जैसे कितने और कितनी तरह के लोग बनारस की तस्वीर और तकदीर बनाते मिटाते रहे। 19वीं और 20वीं सदी में तो 20 विभूतियों ने बनारस की धरती को सुशोभित किया, किंतु सदियों लंबी इस सूची से कुछ लोगों के नाम को काशी कभी नहीं भूल पाएगा। केरल के कलाडी में जन्मे शंकर अपने गुरु श्री गोविंद भागवत पद से आदेश पाकर काशी की ओर चल दिए। यहां पहुंचते ही अन्नपूर्णा का दर्शन कर शंकर ने उनसे भिक्षा में अन्न नहीं, ज्ञान, वैराग्य, सिद्धि मांगी। काशी को संपूर्ण धरती मानने वाले आदि शंकर कहते थे, वाराणसीम मेदिनीम, यानी वाराणसी ही संपूर्ण धरती है। पर वाराणसी छोड़कर पूरे भारत में एकात्मता स्थापित करने के लिए उन्होंने देश की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत से जोड़ने वाला ये अद्भुत व्यक्ति एक दिन अंतर्धान हो गया, किंतु वो तो स्वयं कहते थे, व्यक्ति नहीं, समष्टि महत्वपूर्ण होती है। मालवा की महारानी अहिल्याबाई ने अपने ससुर, पति और पुत्र के देहांत के बाद संन्यास के बदले राज संभालने का निर्णय लिया और खुद फौज की अगुवाई करते हुए चुनौती देने वालों से अपनी सेना की जीत सुनिश्चित की। काशी पर तो अहिल्याबाई की विशेष कृपा दृष्टि थी। यहां टूट चुके मूल विश्वनाथ मंदिर की जगह मस्जिद खड़ी कर दी गई थी, पर उसी दीवार के पास ज्ञानव्यापी के इलाके में रानी ने जमीन खरीदी और पुरानी तर्ज पर ही नया विश्वनाथ मंदिर लगभग उसी जगह खड़ा कर दिया जहां वो औरंगजेब से पहले हुआ करता था। बनारस के पंडित इस मंदिर से जुड़ने से कतरा रहे थे,
इसलिए अहिल्याबाई ने महेश्वर से पंडित बुलाकर विश्वनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई। साथ ही कई घाट और गंगा पर मंदिर भी महारानी ने बनवाए। कहते हैं काशी करवट नाम का पानी में टेढ़ा झुका खड़ा रत्नेश्वर महादेव मंदिर आज भी झुककर महारानी अहिल्याबाई की अपार भक्ति और श्रद्धा को नमन करता नजर आता है। बंगाल की विशाल नाटौर रियासत की रानी भवानी ने कम उम्र में पति के मरणोपरांत एक कुशल शासक की तरह अपनी जनता की और धर्म दर्शन की सेवा की। अपने काशी प्रवास के दौरान रानी भवानी ने इस शिव मंदिर में शाक्त या देवी मंदिर बनवाकर काशी को एक नया आयाम दिया। मां तारा, मां दुर्गा, मां काली, मां विशालाक्षी के तमाम मंदिर बनवाने के अलावा उन्होंने शिवालय और गोपाल के पूजा स्थल भी बनवाए। शहर के दक्षिण में उनका बनवाया लाल पत्थर का दुर्गा कुंड मंदिर आज भी बेजोड़ है। साथ ही पंचक्रोशी परिक्रमा के मार्ग पर तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए रानी ने विश्राम चौकियां और तालाब कुएं भी बनवाए और हजारों छायादार पेड़ भी लगवाए। पूरे बनारस में 60 तालाब, 18 कुंड, 15 मंदिर, 500 से अधिक मकान और 4 घाटों का निर्माण भी रानी भवानी ने करवाया। कहते हैं कि मां अन्नपूर्णा के मंदिर में रानी की तरफ से प्रतिदिन 50 मन पका चावल और 8 मन भीगा चना भी गरीबों में बांटा जाता था। यूं बंगाल की रानी भवानी बनारस के लिए सचमुच देवी अन्नपूर्णा ही बन गई थीं। लंदन में जन्मी एनी बेसेंट एक स्वतंत्र विचार की महिला थीं, जिन्होंने स्त्रियों के अधिकार के लिए कई आंदोलन किए। सन 1893 में शिकागो धर्म संसद में भाग लेने के पश्चात उनका मन धीरे धीरे भारत की ओर खिंचा और उसी साल वो भारत आईं। फिर उन्होंने हिंदुस्तान को अपना वतन बना लिया और काशी को अपना घर। काशी नरेश महाराजा प्रभु नारायण सिंह की दान दी एक जमीन पर एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था नए भारत के लिए नई सोच वाले विद्यार्थियों को तैयार करना। बनारस की विभूतियों में एक नाम है भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी का। बचपन से ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी में निपुण मकरंद उपनाम से कविताएं भी लिखते रहे, जो अधिकतम बनारस की पत्रिकाओं में छपती थी। 1911 में श्रीमती एनी बेसेंट जी से मिलकर उन्होंने एक ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की, जहां छात्रों को विज्ञान और आधुनिक तांत्रिकी के साथ अपने धर्म और देश की संस्कृति भी सीखने का अवसर मिले। काशी नरेश से जमीन का वादा लेकर वो देश भर के राजा महाराजाओं और जनसाधारण से भी चंदा मांगने निकल पड़े। वो जहां भी जाते लोगों को गीता सुनाते और दक्षिणा में विश्वविद्यालय के लिए पैसा मांगते। 1916 में उनका सपना साकार हुआ और जन्म हुआ एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय का। उद्घाटन के समय वहां मौजूद महात्मा गांधी ने मालवीय जी को एक नया संबोधन दिया, महामना। महामना BHU के पहले कुलपति रहे और फिर जीवन पर्यंत प्रॉक्टर। उन्होंने विश्वविद्यालय के अंदर ही एक भव्य विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी किया। बनारस के पास रामनगर में पैदा हुए लाल बहादुर ने बचपन में ही पिता को खो दिया। अब नाना के घर मुगल सराय में उन्होंने उर्दू फारसी की पढ़ाई शुरू की। एक दिन मामा के हाथों एक निरीह पक्षी की हत्या के विरुद्ध 7 साल का लाल बहादुर भूख हड़ताल पर बैठ गया, जो कि उनका पहला अहिंसक सत्याग्रह था। 13 साल की उम्र में जब वो बनारस के हरिश्चंद्र हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो एक बार बाढ़ के समय कोई साधन न मिलने पर वो किताबों का बस्ता सिर पर रखकर गंगा में कूद पड़े और तैरकर ही विद्यालय पहुंच गए। किंतु इस मेधावी छात्र का गरीबी के कारण आगे पढ़ना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उनके एक अध्यापक ने खुद अपने बच्चों को पढ़ाने का काम लाल बहादुर को दिया, ताकि वो आगे अध्ययन कर सकें। एक सभा में महामना मालवीय जी और महात्मा गांधी को एक साथ सुनकर 17 वर्षीय लाल बहादुर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। वो गिरफ्तार भी हुए, पर नाबालिग थे तो छोड़ दिए गए। स्वतंत्रता वीर आचार्य JB कृपलानी के कहने पर उन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि तो ले ली, किंतु गांधी जी के अनुयायी बनकर आजादी की अहिंसक लड़ाई में ही जुटे रहे और जीवन के 9 वर्ष जेलों में बिताए।
आजादी के बाद यूपी में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में शास्त्री जी को गृह मंत्री बनाया गया। अपनी अहिंसा की कसम के कारण ही उन्होंने पुलिस विभाग को लाठी न चलाने और उसकी जगह पानी की पिचकारी इस्तेमाल करने की सलाह दी। 1952 में जब केंद्र की पहली चुनी हुई सरकार बनी तो शास्त्री जी को रेल मंत्री बनाया गया, किंतु जब एक रेल दुर्घटना में कुछ यात्री मरे तो उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत त्याग पत्र दे दिया। पर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू न माने और उन्होंने शास्त्री जी को अपना अघोषित उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और सन 1963 में वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इस संकट काल में जब देश अनाज की कमी, भाषा के आंदोलनों और पाकिस्तान की सैनिक धमकियों से जूझ रहा था, शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और देश के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत की। बनारस के इस बहादुर लाल बहादुर शास्त्री को देश आज भी प्रणाम करता है। यदि वो कुछ दिन और जी गए होते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। ज्ञान और संस्कृति का केंद्र काशी, यहाँ की महान हस्तियों ने शहर को एक अलग पहचान दी। ऐसी ही हस्तियों में शामिल नृतक, गायक और संगीतकारों ने अपने योगदान से काशी को कला का केंद्र बनाया। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव धरोहर की ओर, जहां आप सुनेंगे बनारस घराने के सुप्रसिद्ध शहनाई वादक संजीव शंकर को, जिनकी शहनाई की धुनें श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। भारतीय संगीत जगत में उच्च स्थान पर रहे संजीव शंकर ने न केवल गुरु शिष्य परंपरा से सीखते हुए अपने परिवार की संगीत विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि शहनाई को विश्व स्तर पर एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आइए शानदार संगीत यात्रा का आनंद लें और सुने संजीव शंकर का शहनाई वादन। मैं जमुना जल भरन गई थी,
शहनाई की मधुर ध्वनि सुनकर आप तो मंत्रमुग्ध हो चुके होंगे। आगे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक और धार्मिक महत्व के पुरातन शहर जगन्नाथपुरी की तरफ, अपने अंतिम पड़ाव माटी सुगंध में। भारत की ग्रामीण विरासत के संरक्षण के लिए संस्कृति मंत्रालय एक विस्तृत परियोजना चला रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी प्रयास की एक झलक दिखाने आज आपको लेकर चल रहे हैं ओडिशा में पुरी जिले के गांव पिपली, जहां भगवान जगन्नाथ की वस्त्र सज्जा के लिए कपड़े पर हस्तशिल्प का कार्य किया जाता है, जिसके बिना भगवान जगन्नाथ का सौंदर्य अपूर्ण है। यहां कपड़े का हर टुकड़ा कला का एक अनमोल रत्न बनकर उभरता है। वर्षों से पिपली के दर्जी समुदाय द्वारा कपड़ों पर सजीव और रंगीन आकृतियों का संगम यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है। ऐसा पिपली विकासखंड भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी से निकलकर दुनिया भर में ओडिशा की पहचान बन चुका है। तो आइए चलते हैं पिपली गांव की ओर। जहां हर टुकड़ा कपड़े का, कला का एक अनमोल रत्न बनकर उभरता है, मानो रंगों की बुनाई से कोई कविता लिखी जा रही हो। रंगों का अद्भुत खेल, कपड़ों पर सजीव आकृतियों का संगम और संस्कृति की गहरी छाप। यह है पिपली विकासखंड, जो भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी से निकलकर दुनिया भर में ओडिशा की पहचान बन चुका है। पिपली ओडिशा के पुरी जिले में स्थित एक ऐसा स्थान है जो कला, संस्कृति और परंपराओं की अनमोल धरोहर को संजोए हुए है। यह न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी विश्व प्रसिद्ध एप्लीक कला के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे यहाँ के कारीगरों ने सदियों से जीवित रखा है। पिपली की इस विशेष हस्तकला ने ओडिशा को वैश्विक मानचित्र पर एक अलग पहचान दी है। स्थानीय भाषा में चंदुआ के नाम से जाना जाने वाला यह शिल्प भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के अनुष्ठानों से गहराई से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुई थी, जब पुरी के जगन्नाथ मंदिर में धार्मिक जुलूसों के दौरान कपड़े और सजावटी सामान का उपयोग किया जाता था। यहाँ के कारीगरों के कुशल हाथों से तैयार किए गए रंग बिरंगे चंदुए, छतरियां और अन्य वस्त्र अपने अनूठे डिजाइन और साज सज्जा से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। पिपली की एप्लीक कला में यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, रंगों की जादूगरी और कारीगरों की अद्वितीय निपुणता का अद्भुत समावेश होता है, जो इसे विशिष्ट बनाता है। जहाँ रंगों का हर स्पर्श और धागों का हर मोड़ एक अनकही कहानी बुनता है, वहीं पिपली की गलियों में संस्कृति और श्रद्धा के साथ कदम मिलाकर चलते हैं। यहाँ स्थित महावीर मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। बालीगांव एक छोटा सा गांव, जहां दासिया बावरी मंदिर की प्रेरणादायक कहानी कही जाती है। दासिया बावरी, जो निम्न जाति में जन्मे थे, भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी अडिग भक्ति के लिए विख्यात हैं। कहा जाता है कि एक दिन जब गांव के महंत लोग मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे, दासिया ने एक नारियल तोड़ा और उसे एक ब्राह्मण को सौंपते हुए कहा, इसे भगवान जगन्नाथ को तभी अर्पित किया जाए जब भगवान स्वयं इसे स्वीकार करें। जब वह नारियल गर्भगृह में अर्पित किया गया तो अचानक भगवान का दिव्य हाथ प्रकट हुआ और उसने नारियल को स्वीकार कर लिया। इस चमत्कार ने साबित किया कि सच्ची भक्ति जाति और वर्ग की सीमाओं से परे होती है और भगवान का प्रेम सभी के लिए समान है। यह अद्भुत चमत्कार जातिगत भेदभाव से परे सच्ची भक्ति का प्रतीक बन गया। यहाँ की महिलाओं की पोशाक में साड़ियां शामिल होती हैं, जो विशेषकर कटकिया पट्टा और बोमकई जैसे बुनाई शैलियों में होती हैं। महिलाएं चांदी के झुमका और चूड़ियां जैसे आभूषण पहनती हैं।
वहीं पुरुष आमतौर पर धोती और कुर्ता पहनते हैं। पिपली अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें दालमा, लड्डू और खाजा शामिल हैं। पिपली विकासखंड में कला और संस्कृति का संगम नई विकास संभावनाएं पैदा कर रहा है। यहाँ के कारीगरों की प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए नए प्रशिक्षण केंद्र और कार्यशालाएं खोली जा रही हैं। धार्मिक आस्था के साथ साथ यह क्षेत्र विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ की जीवंतता और समृद्ध विरासत उज्जवल भविष्य का संकेत देती है। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बेहद जरूरी हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।